जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि मिडिल इंग्लिश को तीन पार्ट में बांट करके देखा जाता है। एक जो चौसर से पहले का टाइम पीरियड है। चौसर वॉज बॉर्न इन 1340, तो 1340 आपको एकदम क्लियरली याद रखना है ये ईयर। और उससे पहले का जो टाइम पीरियड है उसको हम मिडिल इंग्लिश से बिफोर का टाइम पीरियड मान लेते हैं, मतलब 1066 टू 1340 का जो टाइम पीरियड है वो बिफोर चौसर है। तो ये जो आज की क्लास होगी, इट इज बेसिकली अबाउट द सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ बिफोर चौसर एरा। तो 1066 से लेकर के 1340 तक क्या चल रहा था उस बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये 12th सेंचुरी से लेकर के, क्योंकि 1066 के बाद आप लगभग 1100 मान लो, तो 1100 के बाद 12th सेंचुरी से लेकर के 15th सेंचुरी तक का जो पूरा टाइम पीरियड है वो आपको मिडिल इंग्लिश पीरियड है। और इस पीरियड को हम ओपनिंग मोमेंट की तरह भी समझते हैं। इट इज बेसिकली कंसीडर्ड टू बी द ओपनिंग मोमेंट। और ओपनिंग मोमेंट जो आपका है वो नॉर्मन कन्क्वेस्ट है। नॉर्मन्स एक फ्रेंच ट्राइब थे विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास। और इसके साथ ही ओल्ड इंग्लिश पीरियड समाप्त हुआ। और एंड दिस इज कंसीडर्ड टू बी द ओपनिंग मोमेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। और यही से एक चीज और जो होनी शुरू होती है वो है ब्लेंड ऑफ ओल्ड इंग्लिश एंड नॉर्मन फ्रेंच। तो ओल्ड इंग्लिश के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस ये किया था कि ओल्ड इंग्लिश की जो लैंग्वेज है वो कंप्लीटली और इंटायरली डिफरेंट थी जो मॉडर्न एज की इंग्लिश है उससे। लेकिन अब धीरे धीरे ओल्ड इंग्लिश में फ्रेंच के वर्ड्स इंक्लूड होने लगे थे। एंड डेट इज हाउ लैंग्वेज के बेसिस पे ये होने लगा था कि एक ब्लेंड, एक मिक्सचर तैयार होने लगा था ओल्ड इंग्लिश और फ्रेंच वर्ड्स का, जो नॉर्मन फ्रेंच वर्ड्स थे। एंड नाउ इंग्लिश बिकम्स मोर कॉम्प्रिहेंसिबल। अब इसको समझना जो है वो ज्यादा आसान हो गया था। तो ये एक टाइमलाइन है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ये एक टाइमलाइन आप देख सकते, सॉरी, ये एक टाइमलाइन आप देख सकते हो। 1066 में नॉर्मन कन्क्वेस्ट होता है, 1215 में मैग्ना कार्टा होता है। ब्रिटिश लिटरेचर या ब्रिटिश हिस्ट्री में मैग्ना कार्टा एक इंपॉर्टेंट टर्म है। इस टर्म को थोड़ा सा समझ लीजिए। किंग ऑफ जॉन ने पहली बार मैग्ना कार्टा को इंट्रोड्यूस किया विच इज इन 1215। और मैग्ना कार्टा वर्ड का जो मतलब है वो बेसिकली चार्टर से ही है कि जो रूल होगा, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस लाए जाएंगे, मतलब राजा से भी ऊपर कोई चीज जो है वो होगी। और ये चीज मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग चीजें चलेंगी। तो एक चार्टर तैयार किया जाएगा, रूल्स एंड रेगुलेशन रिटन फॉर्मेट में होंगे, और किंग को भी, इनफैक्ट चर्च को भी उस रूल के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। और उस रूल के जरिए कुछ लोगों को कुछ राइट्स दिए जाएंगे। डेट वाज द मैग्ना कार्टा बेसिकली। और कुछ लोगों में बेसिक मतलब जो है वो आपका जो रॉयल क्लास है, रॉयल क्लास के बाद का जो क्लास था, जो उसको लेकर के था, जो इमर्जिंग जो मर्चेंट क्लास था उसके राइट्स, जो नॉर्मल पीपल है, नॉर्मल पीपल को हालांकि बहुत कम राइट्स दिए गए थे उस मैग्ना कार्टा में। लेकिन जो कॉमन सिटीजन के कुछ राइट्स, चर्च के लोगों के राइट्स, इन चीजों को लेकर के ये मैग्ना कार्टा किंग ऑफ जॉन ने इशू किया था 1215 में। तो मैग्ना कार्टा वाज अ इंपॉर्टेंट इंसिडेंट। उसके बाद से जो भी चार्टर आए, इसलिए उसको मैग्ना कार्टा का एडजेक्टिव, एज ए एडजेक्टिव मैग्ना कार्टा को यूज किया जाता है। एक आध जो नॉर्मल जीके के क्वेश्चन बन जाते हैं वो ये, जैसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो मतलब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, कोई बताना चाहेगा? ये तो नॉर्मल जीके का क्वेश्चन है कि विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसीडर्ड टू बी द मैग्ना कार्टा ऑफ, इज कंसीडर्ड टू बी द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये नो विप्लव, इट्स नॉट प्रियम्बल। पार्ट 3 जो है, जो फंडामेंटल राइट्स की बात करता है, उसको हम मैग्ना कार्टा कहते हैं। सिमिलरली कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन इंग्लिश एजुकेशन को लेकर के आए, तो मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, वुड्स डिस्पैच जो 1835 में आया था, वो आपका मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन है। बहुत सारे लोग, चूंकि ये क्वेश्चन बहुत रेपिटेडली आस्क किया गया है बहुत सारे एग्जाम्स में, चाहे वो टीजीटी पीजीटी के एग्जाम्स हों या यूजीसी नेट में भी कई बार ये क्वेश्चन आया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर टू बी द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। और उसमें बहुत सारे लोग वुड्स डिस्पैच के अलावा, जैसे मैकॉले मिनट्स जो है उसको टेक आउट कर देते हैं, बट द राइट आंसर इज वुड्स डिस्पैच।
हालांकि ये मैग्ना कार्टा एक अलग था। तो पहला मैग्ना कार्टा जो ब्रिटिश हिस्ट्री में आता है, द फर्स्ट मैग्ना कार्टा, द फर्स्ट रिटन रूल्स एंड रेगुलेशंस, विच इज बेसिकली फॉर द राइट्स ऑफ कॉमन पीपल, क्लर्जी एंड अदर वंस, और किंग के राइट को कम करने के लिए, जो बेसिकली कि किंग भी रूल एंड रेगुलेशन से ड्रिवन होगा, उसको लेकर के। तो 1215 में मैग्ना कार्टा आता है। 1250 में फ्रेंच का जो डोमिनेंस है या जो प्रोमिनेंस है वो धीरे धीरे थोड़ा कम होने लगता है। बट 1337 से लेकर के 1453 तक जो इंसिडेंट है वो 100 ईयर वॉर चलता है। इसी बीच में 1337 में 100 ईयर वॉर शुरू हो गया, और फिर उसके बाद 1362 में द स्टैच्यू ऑफ प्लीडिंग, ये एक स्टैच्यू बनाई गई। हैंसफोर्थ जितने भी जो कोर्ट के प्रोसीजर्स थे, और यहाँ पे अब कोर्ट का मतलब दरबार नहीं है, जो जुडिशियरी के प्रोसीजर्स थे वो, और लॉ मतलब जुडिशियरी के प्रोसीजर्स और दरबार कोर्ट वाले प्रोसीजर्स भी, ये सारे अब के इंग्लिश में होने चाहिए, फ्रेंच में नहीं होने चाहिए। ये 1362 में ये बात इस्टेब्लिश की जाने की कोशिश की गई। हालांकि ये चीज होने भी लगा था, पर वो पूरी तरीके से सक्सीड नहीं कर पाया, क्योंकि आज भी आप देखते हैं कि जो जुडिशियरी में जो टर्म्स है वो फ्रेंच के टर्म्स बहुत ज्यादा है। तो 100 ईयर वॉर जब स्टार्ट हुआ, उसके स्टार्ट होने के बाद एक चीज इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई कि फ्रेंच की बजाय इंग्लिश लैंग्वेज को प्रोमिनेंट किया जाए कोर्ट और जुडिशियरी में। तो 1362 में ये स्टैच्यू ऑफ प्लीडिंग का सेंस वही था। इस दौरान ब्लैक डेथ भी बहुत ज्यादा हुए। चौसर का टाइम पीरियड बहुत हैपनिंग टाइम पीरियड है। ब्लैक डेथ का मतलब बीमारी फैल जाती थी, जैसे कोविड अभी आया, 2020 में कोविड आया, उसके अलग अलग फेजेस हैं। तो ब्लैक डेथ के बहुत सारे फेजेस आए थे चौसर के टाइम पे, इसको आगे हम लोग डेथ इन डिटेल में पढ़ेंगे। और प्लेग फैलता था, बहुत सारी पॉपुलेशन अचानक से जो है वो वाइप आउट हो जाया करती थी। यस, बिबोनिक प्लेग, राइट विप्लव। तो प्लेग आता था और बहुत सारी पॉपुलेशन अचानक से, कई कई बार शहरों की 1/3 पॉपुलेशन वाइप आउट हो जाया करती थी, क्योंकि मेडिकल साइंस उतना डेवलप नहीं था। तो ये सोशल कॉन्टेक्स्ट भी आपको ध्यान में रखना है मिडिल इंग्लिश पीरियड के स्टार्टिंग में। एंड द इमर्जेंस ऑफ द मिडिल क्लास, धीरे धीरे शहरों में मिडिल क्लास भी आने लगा था। नाउ द पॉइंट इज कि इंग्लैंड आउटरीजियस हॉस्टिलिटी बिटवीन नेटिव पॉपुलेशन एंड द इन्वेडर्स। एक चीज और शुरू हो गई थी कि हॉस्टिलिटी रेफर्स टू कि देयर इज अ काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द नेटिव पॉपुलेशन एंड द इन्वेडर्स। जो लोग बाहर से आए थे और जो लोग पहले से एग्जिस्ट कर रहे थे, दोनों के बीच जो है वो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो चुका था। तो ये सारी चीजें इस 12th सेंचुरी में चल रही थी। 12th सेंचुरी और उसके बाद 13th और फिर 14th सेंचुरी में ये सारी चीजें चल रही थी। ये जो पूरा 400 साल का पीरियड है, जिसको हम मिडिल इंग्लिश पीरियड मानते हैं, एक बहुत हैपनिंग पीरियड है। लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बट सोशल पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में बहुत हैपनिंग है। तो पहला मैग्ना कार्टा आया, जिसको मैग्ना कार्टा लिबर्टम कहते हैं। लिबर्टम वर्ड लिबर्टी से, लिबर्टी का फ्रेंच ट्रांसलेशन है, और इसको इंग्लिश में कहेंगे द ग्रेट चार्टर ऑफ द लिबर्टी। चार्टर रेफर्स टू एक्ट, जो रिटन रूल्स एंड रेगुलेशंस है। हाँ, ये स्पेसिफिक डेट भी आप याद रख सकते हैं कि कब वो मैग्ना कार्टा लिबर्टम आया। तो इट इज 15 जून 1215। तो 15 तारीख को ही था, और 1215 में, और जून महीना। ड्राफ्टेड बाय द आर्क बिशॉप, आर्क कैंटरबरी के जो आर्क बिशॉप थे। आपको पता ही है कि आर्क बिशॉप जो है वो चर्च की एक पोस्ट होती है। तो उन्होंने ही उसको ड्राफ्ट किया, किंग के सामने उसको प्रेजेंट किया गया, और किंग जॉन जो है वो उससे फाइनली अग्री करते हैं, और वो चार्टर जो है वो इशू कर दिया जाता है। ठीक है, इसका पर्पस ये था कि जो राजा की जो पॉपुलैरिटी थी वो धीरे धीरे, टू मेक पीस बिटवीन द अनपॉपुलर किंग एंड द ग्रुप ऑफ रेबल बैरन्स, की जो किंग ऑफ जॉन था उसकी पॉपुलैरिटी कम हो रही थी। लोग उसके खिलाफ रेबल प्रोटेस्ट कर दे रहे थे, बागी हो जाया करते थे। तो वो जो बैरन्स थे उनको थोड़ा सा शांत किया जा सके, उनको कुछ राइट्स दिए जा सके, और किंग की पॉपुलैरिटी को इंक्रीज किया जा सके, इसी पर्पज से ये मैग्ना कार्टा लाया गया था। Magna Carta is important. The date is important, which is कि it was, and who drafted Magna Carta in depth question अगर बनता है तो ये भी आपके लिए important है। तो it was drafted by the Archbishop of Canterbury. It was issued by King John. The date which is important is 15th June 1215. And why it was issued? It was issued to make a peace between the unpopular king and a group of rebel barons.
आई होप चीजें यहां तक क्लियर है। और इस मैग्ना कार्टा में क्या था, तो इट वाज बेसिकली इट प्रॉमिस्ड द प्रोटेक्शन ऑफ चर्च राइट्स, प्रोटेक्शन फॉर बैरन्स फ्रॉम इलीगल इम्प्रिजनमेंट, तो किसी को गलत तरीके से राजा जेल में या बैरन्स जिनको डाल दिया जाता था तो वो नहीं होगा, इस चीज से प्रोटेक्शन दिया गया। चर्च को कुछ राइट्स मिले जैसा कि मैंने पहले भी बताया। और धीरे धीरे फिर ये जो मैग्ना कार्टा है वो इंग्लिश पॉलिटिकल लाइफ का पार्ट बन गया, रिन्यूड बाय ईच मोनार्क। उसके बाद जो भी राजा आया उसने अपने अपने मैग्ना कार्टा, अपने अपने चार्टर्स इशू किए ही आगे चल करके। तो फर्स्ट मैग्ना कार्टा कब इशू हुआ ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक चीजें क्लियर है ना? एनीवन वांट टू रिस्पॉन्ड? ओके, चलिए ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। मिडिल इंग्लिश लिटरेचर में क्या था? जैसे हमने ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में ये चीजें बहुत क्लियरली पढ़ी थी कि ओल्ड इंग्लिश का जो लिटरेचर था वो ज्यादातर क्या बोलते हैं उसको, वो ओरल लिटरेचर हुआ करता था। ओरल लिटरेचर के अलावा जो सब्जेक्ट मैटर थे वो भी हमने पढ़े थे कि जो सब्जेक्ट मैटर है वो क्या था। जैसे प्रोज और पोइट्री दोनों हुआ करते थे, बट जो सब्जेक्ट मैटर है वो ज्यादातर रिलीजन से रिलेटेड था। रिलीजन के अलावा ओल्ड इंग्लिश की मैं बात कर रहा हूँ अभी। और मैन्युस्क्रिप्ट हुआ करते थे, ये लिटरेचर, वॉर लिटरेचर वहां पे नहीं था। मिडिल इंग्लिश लिटरेचर में जो टॉपिक है वो थोड़ा सा, और वहाँ ट्रेड्स ऑफ डेली लाइफ पे लिखा जा रहा था, तो तीन चीजें ओल्ड इंग्लिश में थी। थोड़ा सा कंपैरिजन करके अगर आप पढ़ लेंगे, ठीक है, तो कंपैरेटिवली अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ओल्ड इंग्लिश पीरियड में मैन्युस्क्रिप्ट पे चीजें लिखी जा रही थी, ओरल लिटरेचर था। और इसके अलावा ट्रेड्स ऑफ डेली लाइफ, रिलीजन, राजा के प्रेज में मतलब कोर्ट पोइट्री बहुत एग्जिस्ट किया करती थी। मिडिल इंग्लिश लिटरेचर में जो चीजें हैं यहाँ पे भी ओरल लिटरेचर ही था, बट वॉर लिटरेचर एक नई चीज इमर्ज होती है। रिलीजियस लिटरेचर है, उसके बाद रोमांस है, रोमांस में लव लिटरेचर है। और एक चीज जो और जिसको रोमांस की कैटेगरी में रखा गया है वो है नाइट क्वेस्ट फॉर कोर्टली लव एंड सिवेलरी। सिवेलरी रेफर्स टू डिसिप्लिन्ड बिहेवियर, तो जो वॉरियर्स थे, जो नाइट्स थे, जो लड़ाके थे, उनका राजा के प्रति जो लव है, या एक जो वो जिसको आप पेट्रियोटिज्म कहते हो, देशभक्ति कहते हो, उसको सेलिब्रेट करते हुए जो पोइट्री लिखी जाती थी वो स्टार्ट हो गया था मिडिल इंग्लिश पीरियड में लिखना। सो वी हैव वॉर लिटरेचर, वी हैव रिलीजियस लिटरेचर, वी हैव रोमांसेस। और इसके अलावा फिर आपका लोकल ट्रेडिशन एक स्टार्ट हुआ, सॉन्ग्स एंड बैलेड्स का। तो इसमें ये पूरी तरीके से ये ओरल ट्रेडिशन था। यस, एक्स थॉमस मैरली मोटे डे आर्थर। व्हाट डज इट मीन विप्लव? यस, यू आर गिविंग द एग्जाम्पल। तो हाँ, कोर्टली लव का ये, या जो नाइट क्वेस्ट है, नाइट रोमांस का एग्जाम्पल वो एक था। इसके अलावा फिर लोकल ट्रेडिशन थे सॉन्ग्स और बैलेड्स के, जैसे ओरल ट्रेडिशन, डिफिकल्ट टू डेट, मतलब इन चीजों को कब लिखे गए ये बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है। और बहुत, हाँ, ये चीजें आपको समझनी है कि इस समय लोकल ट्रेडिशन के सॉन्ग्स और बैलेड्स में एक चीज ये भी थी कि मौसम के बदलने पे, जो चेंज ऑफ सीजन पे, अलग अलग सीजन पे जो सॉन्ग्स लिखे जाते हैं वो चीजें एग्जिस्ट किया करती थी। जैसे बारिश को लेकर के कुछ सॉन्ग्स जो है वो जो ओरल ट्रेडिशन में थे, रिटर्न नहीं थे, बट स्टिल दे एग्जिस्टेड इन मिडिल इंग्लिश पीरियड। और ज्यादातर वर्क जो है वो एनोनिमस ही हुआ करते थे, उनके राइटर्स का पता नहीं था। किताबें, अब मैन्युस्क्रिप्ट एग्जिस्ट करता था बट बुक धीरे धीरे आ गई थी, बट इट वर वेरी 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 एक्सपेंसिव। मैन्युस्क्रिप्ट मतलब हाथ से ही लिख करके उसकी अलग से कॉपी तैयार की जाती थी। प्रिंटिंग अभी मिडिल इंग्लिश पीरियड में ही प्रिंटिंग प्रेस आता है, बट स्टार्टिंग में वो चीजें नहीं थी, और इंग्लैंड आने में उसको टाइम लगा। फिर मोस्ट राइटर्स जो है वो लिव्ड इन लंदन, एंड लंदन गेन्ड प्री डोमिनेंस। नॉर्मन्स का कैपिटल भी हुआ करता था, नॉर्मन कन्क्वेस्ट हुआ तो, और धीरे धीरे जो सेंट्रल लंदन है, जो चूंकि वो
वैसे भी सेंट्रल का इलाका था, वेसेक्स का जो इलाका था उसी में आपका लंदन इमर्ज किया, और लंदन ही डोमिनेंट हो गया। उसके डोमिनेंट होने के दो कारण, एक कारण तो ये भी थे कि वो इंटेलेक्चुअल सेंटर की तरह इस्टेब्लिश हो गया। ये जो आपकी दुनिया की दो सबसे प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी है, ये मिडिल इंग्लिश पीरियड में ही इस्टेब्लिश हुई थी। द फर्स्ट वन इज ऑक्सफोर्ड, जो इस्टेब्लिश हुई 1167 में, 12th सेंचुरी के मिड में। एंड देन कम्स द कैम्ब्रिज, जो कि इस्टेब्लिश हुआ 1209 में। तो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जो है वो इस दौरान, मिडिल इंग्लिश पीरियड के दौरान ही इस्टेब्लिश हुए। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ये कई बार इस्टेब्लिशमेंट ईयर मान लो पूछा जा सकता है, अदर अदर एग्जाम में पूछा भी है। तो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में आपको ये ध्यान रखना है, ऑक्सफोर्ड पहले कैम्ब्रिज बाद में। ऑक्सफोर्ड इन 1167 एंड कैम्ब्रिज इन 1209। नाउ कम्स कि 12th सेंचुरी में और क्या चल रहा था। तो एक ऑर्म या ऑर्मिन नाम के राइटर हैं, ये भी एग्जिस्ट करते थे, यानी इन्होंने ऑर्मिलम नाम का एक वर्क लिखा है, विच इज बेसिकली द इंटरप्रिटेशन ऑफ बाइबल। बहुत सारे लोग उस टाइम पे ऐसे थे जो बाइबल को अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर रहे थे, समझाना चाहते थे। तो ऑर्मुलम भी एक ऐसा, ये पोइटिक वर्क है बेसिकली, और इसमें पोइटिक मीटर के फॉर्म में लिखा गया है और बाइबल को अपने तरीके से समझाने की कोशिश की गई है। तो ऑर्मुलम याद रखिएगा। 12th सेंचुरी के जो मेजर वर्क्स हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं, मिडिल इंग्लिश पीरियड चौसर से पहले जो कुछ लिखे गए थे। तो ऑर्मुलम एक इंपॉर्टेंट है, विच इज बाई ऑर्म एंड ऑर्मिन। और ऑर्मुलम था क्या, तो बाइबल का इंटरप्रिटेशन था। ये आपको ध्यान रखना है कि इट वाज द इंटरप्रिटेशन ऑफ बाइबल, बाइबल को अपने तरीके से समझाने की कोशिश की गई थी। और रोमन कन्क्वेस्ट के बाद, जैसे मैंने आपको क्रेवन बताया था ना कि केल्ट्स ओरिजिनल थे, और उसके बाद पहले चीज जो लोग इन्वेड किए थे वो रोमन थे। तो रोमन कन्क्वेस्ट के बाद की पूरी हिस्ट्री को इसमें समझाने की कोशिश की गई है, रोमन कन्क्वेस्ट से लेकर के मिडिल इंग्लिश पीरियड तक, और पोएट्री के फॉर्म में लिखा गया है। तो ये एक पोएटिक वर्क है ऑरेमलम। सेकेंड वर्क विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ 12th सेंचुरी, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं मतलब लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट स्टिल, आउल एंड द नाइटिंगल, ये एक इंपॉर्टेंट वर्क था। इसमें एक आउल है, एक नाइटिंगल है, और कन्वर्सेशनल टोन में लिखा हुआ है। हालांकि ये भी पोइट्री के ही फॉर्म में है, कोटली स्टाइल है, और आउल और नाइटिंगल के बीच एक बहस चल रही है, एक आर्गुमेंट चल रहा है, और उन्हीं उन्हीं दोनों के कन्वर्सेशन के जरिए बहुत सारे एलिगोरिकल, कुछ एक कहानियां, और एलिगोरिकल नेचर है, सिंबॉलिक तरीके से बहुत कुछ उसके पॉलिटिकल, उस टाइम के पॉलिटिकल सिनेरियो पे कमेंट भी है। तो और पॉलिटिकल और सोशल सिनेरियो पे, सो द आउल एंड द नाइटिंगेल इज अ, आप इसको सोशल और पॉलिटिकल सिनेरियो पे कमेंट की तरह भी देख सकते हो। और ये कन्वर्सेशनल टोन में लिखा गया एक पोएटिक वर्क है। एनीबडी वुड लाइक टू ऐड समथिंग ऑन आउल एंड द नाइटिंगेल, इसके बारे में कुछ और आप बताना चाहें। ये दोनों वर्क, ऑरेमिलम और आउल एंड द नाइटिंगेल, ये 12th सेंचुरी का ही है। एनीवन वुड लाइक टू ऐड समथिंग, और शुड आई मूव टू 13th सेंचुरी? हाँ, पहला डिबेट जॉनरा का पोयम है, एग्जैक्टली एनोनिमस था, यस। चलिए, 13th सेंचुरी में आता है लेमन्स ब्रूट। सबसे पहले आप ब्रूट वर्ड का मीनिंग समझिए, कोई है जो मुझे, एनीवन, ब्रूट का जो मतलब समझाना चाहे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रूट? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ब्रूट लिखा है। तो जैसे ये लेमन का ब्रूट है, तो लेमन इज द राइटर एंड ब्रूट इज दैट वर्क। सो व्हाट डज द वर्ड ब्रूट रेफर्स टू, ब्रूट का क्या मतलब है? नहीं, ब्रूट इज नॉट द किंग। द वर्ड ब्रूट रेफर्स टू द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन, सिंपल सा। ब्रूट शब्द का मतलब ही है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन। तो बहुत सारे लोगों ने इंग्लैंड की हिस्ट्री को लिखने की कोशिश की, लेमन ने लिखा, लेमन के अलावा भी फिर वेस्ट का जो आर्थरियन क्रॉनिकल्स है। तो ये 13th सेंचुरी के जो वर्क्स हैं, ये
हिस्टोरिकल वर्क्स ज्यादा है। तो लीमन ने ब्रूट लिखा जो पूरे ब्रिटेन की हिस्ट्री को किंग आर्थर से लेकर के और मिडिल इंग्लिश पीरियड तक लिखने की कोशिश की है। 1205 में ये वर्क आया और यह हिस्टोरियोग्राफी ऑफ ब्रिटेन था फ्रॉम अ पोइट पर्सपेक्टिव, या एक पोइट के नजरिए से इंग्लैंड की जो हिस्ट्री है उसको लिखने की कोशिश की गई। और यही वो वर्क है, ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और भी और इम्पोर्टेंट भी, इन विच किंग आर्थर अपीयर्स। मैंने ये बताया भी था कि किंग आर्थर का जो कैरेक्टर है वो डिबेटेबल कैरेक्टर है कि वेदर ही रियली एग्जिस्टेड और नॉट। तो पहला वर्क जिसमें इसके डीड्स को दिखाया गया वो यही है, लीमैन का ब्रूट ही है। और बहुत सारे हिस्टोरिकल ट्रेडिशन को मॉडर्न इंग्लिश से जोड़ करके दिखाया गया है। एंड इट इज द फर्स्ट वॉइस इन मिडिल इंग्लिश, द यूज ऑफ इंग्लिश इज लेस कॉन्सियस मोर कोलोकियल यूज ऑफ इडियम्स एंड प्रोवर्ब। मिडिल इंग्लिश का यूज, मतलब इस बुक को जिस तरीके फर्स्ट वॉइस ऑफ मिडिल इंग्लिश इसलिए कहा जा रहा है कि ये वो पहली बुक थी जिसमें ओल्ड इंग्लिश जैसी चीजें नहीं थी। मतलब एक टोन मिडिल इंग्लिश का जो लैंग्वेज का टोन है वो इस बुक में, वो इस बुक के लैंग्वेज में दिखता है। तो ये दैट इज व्हाई दिस बुक इज कंसीडर्ड टू बी द फर्स्ट वॉइस इन मिडिल इंग्लिश। और बहुत सारे इडियम्स और प्रोवर्ब्स का यूज किया गया है और ज्यादातर कन्वर्सेशनल टोन इस्तेमाल की गई है, कोलोकियल लैंग्वेज और लोकल लैंग्वेज और कन्वर्सेशनल टोन का इस्तेमाल लेमन्स के ब्रूट में किया गया है। वेस वेस नाम के एक राइटर्स थे, इन्होंने आर्थरियन क्रॉनिकल्स लिखे हैं। आर्थरियन क्रॉनिकल्स का मतलब है क्रॉनिकल्स, क्रोनोलॉजी आप समझते ही हैं, हिस्ट्री। और जो हिस्टोरिक राइटिंग्स है, इसने किंग आर्थर के डीड्स को, इसने भी, वेस ने भी, जैसे लेमन्स ने भी किंग आर्थर को अपीयर कराया, उसमें बताया कि किंग आर्थर के क्या डीड्स थे। फिर वेस ने भी आर्थर के डीड्स को क्रोनोलॉजिकल वे में अपने इस आर्थरियन क्रॉनिकल्स में लिखा है। और इसी तरीके से फिर आर्थरियन टेल्स पॉपुलराइज हुए। फ्रेंच इन्फ्लुएंस भी आपको आता ही है इसमें देखने को। बहुत सारे रोमांस भी लिखे गए जिसके ऑथर्स जो है वो अननोन है ज्यादातर। और इसमें आपको किंग हॉर्न, हैवलॉक द डेन, हाँ, रोमन डेला रोज, रोमांस ऑफ द रोज जो है वो बहुत फेमस है और सबसे इन्फ्लुएंशियल पोयम उस समय माना जाता है, जो कि फ्रेंच में लिखा गया है, रोमन डेला रोज, ये ध्यान रखिएगा, विच इज, ये भी, ये 13th सेंचुरी के दौरान है। तो वो जो आप लोग जैसे बहुत सारे आपको लोग रटवाते हैं कि कब क्या आया, तो अगर आप सेंचुरी वाइज भी थोड़ा सा सिर्फ ध्यान रखें कि लेमन्स ब्रूट, वेस्ट का आर्थोरियन क्रॉनिकल्स, ये रोमांसेस में फ्रेंच में जो लिखा गया रोमन डेला रोज, ये सब 13th सेंचुरी के वर्क हैं। जबकि आउल एंड द नाइटिंगेल ये 12th सेंचुरी का वर्क है। और उससे पहले भी जो हमने देखा, सॉरी, आउल एंड द नाइटिंगेल के साथ साथ एक जो था आपका ऑरोमुलम, ये 12th सेंचुरी का वर्क है। तो 12th और 13th सेंचुरी के वर्क ये आपको समझने हैं। तो 13th सेंचुरी में, एक मिनट, तो मिडिल इंग्लिश में रोमांस लिटरेचर हो गया, लोकल ट्रेडिशन हो गया, बुक्स काफी महंगी हुआ करती थी। उसके बाद ओरोमुलम ओम हो ही गया। फिर लेमन्स का ब्रूट हमने समझ लिया, आर्थरियन क्रॉनिकल्स भी समझ लिया। रोमांसेस में रोमन डेला रोज, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा द रोमांस ऑफ द रोजेज। और रोज से मतलब वो दो अलग अलग डायनेस्टी थी, उसमें क्या चल रहा था, जिसका सिंबल व्हाइट रोज और रेड रोज था, तो उससे वो लिखा गया है। और उसको भी हम लोग समझेंगे आगे चल के। तो यहाँ तक भी चीजें क्लियर होनी चाहिए। अब जो है 13th सेंचुरी में और चीजें चल रही थी, विच इज जॉफ्री ऑफ मैनमॉथ। ये एक और कैरेक्टर है, ये 1100 से लेकर के 1155 तक रहा। फिर एक वर्क, जेफरी ऑफ मैनमॉथ ने एक वर्क लिखा, हिस्टोरिया रेगम ब्रिटेन। ये भी ब्रिटेन की हिस्ट्री ही थी, विच इज द हिस्ट्री ऑफ द किंग ऑफ ब्रिटेन। ये भी फिर फ्रेंच वर्क ही है। बहुत हाईली इनएक्यूरेट है ये वर्क। और हाउएवर किंग आर्थर ने इसको मतलब किंग आर्थर को ये वर्क बहुत पॉपुलराइज करता है, मतलब किंग आर्थर ने इस वर्क को नहीं, किंग आर्थर को ये वर्क बहुत ज्यादा पॉपुलराइज करता है। और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि किंग आर्थर की जो तलवार थी जिसका नाम था एक्सकैलिबर, ये आप गूगल करके थोड़ा सा देखिएगा, उसकी तलवार की फोटो आजकल, और उसका सिंबल बहुत लोग उसको टैटू कराते हैं और ये चीजें करते हैं। तो उस तलवार को पॉपुलराइज करने का काम किया इस बुक ने। तो इट इज हिस्टोरिया रेगम ब्रिटेने विच पॉपुलराइज्ड किंग आर्थर एज वेल एज हिज
स्वॉर्ड एक्सकैलिबर। तो यहां तक हम लोग इसमें पढ़ेंगे, बाकी चीजें हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज इतना है, ठीक है। मिडिल इंग्लिश पे एक और भी क्लासेस होगी, 64 से पहले वाला। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।